पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 435 एंड सेक्शन नंबर 436 की। चाहे ये है जीआईजीएल का पार्ट, लेकिन आपको पता है कि ये स्पेशल कोड से डील करता है और एक्चुअली में तो ये बेयर एक्ट का पार्ट है कंपनी लॉ के। क्या ये बात सबको पता है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 के बेयर एक्ट का पार्ट है, राइट? तो वहां से हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार फटाफट से बेयर एक्ट निकालेंगे, जो लिंक मैंने आपको दिया हुआ है उसमें से बेयर एक्ट निकालिए, जो लिंक मैंने आपको दिया हुआ है बेयर एक्ट का। राइट, आप आएंगे बिल्कुल चैप्टर नंबर 28 पे, जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, जिसमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 435 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड 436 ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट्स। तो स्पेशल कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट्स, राइट? आ जाए जी जरा हम इस पे, अगर आपको एतराज ना हो तो आ जाए। राइट सर, तो देखो जी क्या कह रहा है सेक्शन 435, आप सबके पास खुला है, अमेंडेड है, अमेंडमेंट आ रखी है। तो मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूँ, आप लोग के सामने फाइल है, होनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है। वैसे ना मैं ये पढ़ाने से पहले आपको एक बार स्पेशल कोड की आइडियोलॉजी बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हो क्या रहा है, पूरे इंडिया में एक चलन पैदा हुआ, मतलब एक नई चीज का रिवाज पैदा हुआ। क्या नई चीज का रिवाज पैदा हुआ कि भाई जितने भी कानून हैं, फिर चाहे वो सेबी एक्ट हो, फिर चाहे वो कंपनी लॉ हो, फिर चाहे वो रेरा हो, फिर चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो, फिर चाहे वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो, ये सब वो कानून है जहां पर क्रिमिनल ऑफेंसेस होने के चांसेस हैं। समझ रहे हो? ये सब वो कानून है बेटा जहां पर प्रिंसिपल ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंसेस होने के चांसेस हैं। तो अगर इनमें क्रिमिनल ऑफेंसेस होने के चांसेस हैं, तो इनमें क्या होता है, और इनमें सिविल ऑफेंसेस होने के भी चांसेस हैं। तो जो सिविल ऑफेंसेस होते हैं वो तो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं ट्राइब्यूनल्स के पास। सही कह रहा हूँ बेटा? सेबी है, सैट है, एनसीएलटी है, रेरा है, रीट है, रियल एस्टेट अपैलेट ट्राइब्यूनल, मनी लॉन्ड्रिंग में है अपैलेट ट्राइब्यूनल, एफसीआरए में अपैलेट ट्राइब्यूनल। तो जो सिविल ऑफेंसेस हैं वो चले जाते हैं ट्राइब्यूनल्स। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो कहाँ जाए, तो उसके लिए ना हर कानून में एक स्पेशल कोड बनाने का फैसला किया गया। मतलब आप अगर सेबी एक्ट देखोगे तो यहाँ स्पेशल कोड का सेक्शन आपको 26A मिलेगा। आप यहाँ कंपनी लॉ देखोगे 435 मिलेगा। तो हर कानून में स्पेशल कोड बनेंगे। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, इनको हर स्पेसिफिक कानून से बाहर किया जा रहा है। सिविल मैटर्स है ट्राइब्यूनल में जाए, क्रिमिनल मैटर्स है स्पेशल कोर्ट में जाए। ये बात सबको समझ आ रही है? क्लियर है? तो अब इसके लिए क्या किया जा रहा है सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में 6 कोर्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट। ठीक है, अभी तो 6 कोर्ट्स हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, मतलब सिविल मैटर देखती हैं, और क्रिमिनल कोर्ट्स है यानी कि सेशन, मतलब ये दोनों देखती हैं। डिस्ट्रिक्ट ये सिविल मैटर भी देखते हैं, क्रिमिनल। ये 6 कोर्ट कौन सी है? 30 हजारी कोर्ट, कटकल डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट। अब ये 6 कोर्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट है। अब इन 6 सेशन कोर्ट्स में से किसी भी एक को, एनी वन को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा एज स्पेशल कोर्ट अंडर कंपनी लॉ फॉर दिल्ली अफेयर्स। मतलब डेजिग्नेट कर दिया जाएगा एज स्पेशल। कौन सी कंपनीज के लिए? जिनके ऑफ जो कंपनीज का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है ना,
उन कंपनी या उनके डायरेक्टर्स ने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया तो उनके मैटर्स के लिए जो सेशन कोड 6 में से जिस एक सेशन कोड को डेजिग्नेट किया गया है, मान लो 30,000 कोड को कर दिया, तो वो 30,000 कोड जो है उसको स्पेशल कोड डेजिग्नेट कर दिया, तो मैटर्स उसमें ही जाएंगे। समझ आ गई बात सबको कि स्पेशल कोड का मेन पर्पस क्या है? समझ आई कहानी कि किसी पर्टिकुलर कानून के अंदर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो वो नॉर्मल कोर्ट में ना जाए, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना दी जाए। और स्पेशल कोर्ट में किया क्या, जितनी उस स्टेट में सेशंस कोर्ट है उनमें से किसी एक कोर्ट को स्पेशल कोर्ट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया। तो दिल्ली में जितनी भी कंपनीज है, अगर उसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं तो वो मैटर कहाँ चला जाएगा, स्पेशल कोर्ट, और वो स्पेशल कोर्ट इन 6 में से किसी को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है। और कल को स्पेशल कोर्ट चेंज भी हो सकता है। और अगर स्टेट बड़ी है यूपी की तरह, तो वहां 2 या 2 से ज्यादा सेशन कोर्ट्स को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है। इतनी बात सबको क्लियर है? बोलिए जी, एम आई क्लियर विद दिस? राइट। तो एक बार अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एक बार अब हम यहाँ पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है इसको। कह रहा है दी सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452। अगर 452 वाले छोड़ दे तो पहले तो एक बार 452 की हेडिंग देखो क्या है बॉस। 452 में कह रहा है पनिशमेंट फॉर विद होल्डिंग रॉन्ग विद होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उसको छोड़ दे तो अगर 452 वाला ऑफेंस हम छोड़ दे जिसमें कंपनी के डायरेक्टर जो है वो रॉन्गफुल विद होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, होता है ना, कंपनी के डायरेक्टर्स को निकाल दिया गया है फिर भी वो कंपनी का फार्म हाउस खाली करने में तैयार नहीं है। ऐसा मिनिस्टर्स में भी सुना आपने, मिनिस्टर्स में भी सुना आपने कि भाई वो एक बार बंगला खाली करना पड़ता है तो टूटिया तक ले जाते हैं, वो वाली बात कर। तो 452 हो गया कि डायरेक्टर्स जबरदस्ती प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हुए कंपनी की। तो कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट एज मेनी स्पेशल कोर्ट्स एज मे बी नेसेसरी। ये बात समझ आ गई? एज मेनी स्पेशल कोर्ट्स एज मे बी नेसेसरी, यही बात मैंने आपको बताई कि जितनी स्पेशल कोर्ट्स चाहे वो बना सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं एक स्टेट में, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। A special court consists of a single judge holding office as session judge or additional session judge in case of offences punishable under this act with imprisonment of 2 or more years। अगर 2 साल या 2 से ज्यादा सालों वाली ऑफेंस आपने किया है तो सिंगल जज जो है वो बैठेगा इसमें। लेकिन अगर कहता है अदर ऑफेंसेस है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठेगा फर्स्ट क्लास वाला इन सच अदर केसेस। मतलब जो छोटे केस है 2 साल और उससे बड़े वाले में बड़ा, आपको पता है ना कि जो सेशन कोर्ट होती है वो बड़ी होती है और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपने पढ़ा हुआ है से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ये सबसे छोटा होता है एमएम सेकंड क्लास, उससे बड़ा होता है एमएम फर्स्ट क्लास। याद है आपको? सबसे छोटा होता है एमएम सेकंड क्लास, उससे बड़ा होता है एमएम फर्स्ट क्लास। तो जो जो एमएम फर्स्ट क्लास है वो 2 साल से छोटे केसेस उनके पास जाएंगे, 2 साल या उससे बड़े केसेस हैं तो वो जाएंगे सेशन जज के पास जो सिंगल जज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेक्शन 435 का इसको देख के डायग्राम बनाऊं तो मैं क्या बना रहा हूं, सुनिए। डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो मैं क्या बना रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेशन कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर देगी एज स्पेशल कोर्ट। और इस स्पेशल कोर्ट में क्या होगा, जितने भी ऑफेंसेस हैं जो कि लेस देन 2 इयर्स वाले होंगे या कुछ होंगे मोर देन इक्वल टू 2 इयर्स वाले, जो लेस देन 2 इयर्स वाले हैं इसको देखेंगे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। वैसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होती है कि 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से, 3 साल तक की सजा। लेकिन जब उसके पास कंपनी लॉ में कोई केस आएगा एज अ स्पेशल कोर्ट तो वो 2 साल से कम की सजा देगा, 2 साल की भी नहीं देगा। समझ आ रही बात? एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसकी 3 साल की पावर होती है। याद आ रहा है सबको? एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो इसकी 3 साल की पावर होती है, बट कंपनी लॉ में इसके बाद जो केस आएगा
स्पेशल कोर्ट की तरह जब इसके पास केस आएगा तो इसमें 2 साल से कम की सजा देगा, उससे ज्यादा की नहीं। अगर 2 साल या उससे ज्यादा की है तो कौन होगा? एक जज होगा। वो जज कौन होगा? वो या तो सेशन जज होगा या असिस्टेंट सेशन जज होगा। क्लियर है जी सबको? राइट। अब कह रहा है सर इनको अपॉइंट कौन करेंगे जजेस को? हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सीजी इन कंकरेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कहता है सर ये जो भी अपॉइंट करेंगे, ये जो भी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेंगे, चाहे फिर ये मजिस्ट्रेट ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इनको अपॉइंट कौन करेगी? सीजी अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिल के इनको अपॉइंट किया जाएगा। मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लो दिल्ली में कर रहे हैं तो दिल्ली के चीफ जस्टिस के साथ करेंगे, अगर हिमाचल में कर रहे हैं तो हिमाचल के चीफ जस्टिस के साथ करेंगे। तो जिस भी स्टेट में कर रहे हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलके उससे बात करेंगे कि भाई तू हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, तेरे को बता यहाँ कौन कौन कैलिब्रेट जज है, तू बता किसको केस दिया जाए। उस जज को केस दिया, उस जज को यहाँ बिठाया जाएगा जो स्पीडी ट्रायल करता है, मतलब जो जल्दी जल्दी केसेस निपटाने में जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है। समझ आ गई बात? बोलो जी। क्लियर है जी? यस सर, ये पूरी की पूरी बात हमको समझ आ गई। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डायग्राम को देखते हुए, यहाँ ना हालांकि लिखा नहीं है कि सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट करेंगे, लेकिन यही होता है इसलिए मैंने लिख दिया। मैंने लिखा डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट। अब ये कितनी स्पेशल कोर्ट है, कितनी सेशन कोर्ट? वन और मोर। अब यहाँ पर अगर आप लॉ के हिसाब से लिखो या पेपर के हिसाब से लिखो तो आपको यहाँ लिखना चाहिए सीजी में एस्टैब्लिश वन और मोर सेशन कोर्ट। लेकिन मुझे पता है कोई नई कोर्ट नहीं बनती, उसी को सीजी में एस्टैब्लिश वन और मोर स्पेशल कोर्ट, तो मेरे को पता नहीं बनती, तो इसलिए मैंने लिख दिया सीजी में डेजिग्नेट वन और मोर सेशन कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट फॉर पर्टिकुलर स्टेट। और फिर उस स्टेट के अंदर जितने भी कंपनी लॉ से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो चलेंगे। ट्रायल क्रिमिनल ऑफेंसेस जल्दी जल्दी चलेंगे। उसमें क्या होगा? उसमें मजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास का, अगर 2 साल से छोटे केसेस में 2 साल या उससे ज्यादा वाली सजा है, आपने ऐसा क्राइम किया जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा सजा हो सकती है, तो फिर वहां सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज बिठाया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 435। तो एक बार सेक्शन 435 जो है उसका ये चार्ट देखते हुए थियरी पढ़ो जो मैंने लिखवाई है। पहले ये चार्ट पढ़ो फिर वो थियरी पढ़ो। देखो क्लियर है? पहले ये चार्ट पढ़ो फिर वो थियरी पढ़ो। पूनम जी ने कहा सर एब्सोल्युटली क्लियर। तो चलें जी आगे, चलें आगे। यस सर। अब हम आते हैं 436 पे। 436 पे जब हम आते हैं तो 436 को हम आपके मॉड्यूल से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 436 के अंदर ना 167 सीआरपीसी का 167 एंड सबसेक्शन 2 एंड 2A का जिक्र है। मुझे लगता है आपके कोर्स में होना नहीं चाहिए उसका रेलेवेंस है, तो फिर मैं भी पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मॉड्यूल चेक कर रहा हूँ कि अगर है तो फिर मैं भी उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन
मेरे को लगता है कि वो कनेक्शन बनता नहीं है आपके लेवल पे। हम स्पेशल कोड वाला निकाल रहे हैं, एक बार निकल जा सिम सिम, निकल गया जी। तो अब हम आ गए इसके यहाँ 13,436 ना जी, दिया हुआ है, दिया हुआ है जी, दिया हुआ है, दिया हुआ है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं, इसको क्या दिक्कत है। मुझे लग रहा था कि देना चाहिए नहीं है आपको, पेपर में आपके कभी ये आया नहीं है, आएगा तो पेपर में ज्यादा से ज्यादा 435 यही आएगा, 436 कभी पेपर में आएगा ही नहीं आपके। और आज तक अगर आपने देखा हो, हमने पास्ट ईयर के पेपर्स भी पढ़े थे, कहीं पर आया था, कहीं पर भी नहीं आया, कहीं पर भी नहीं आया, राइट। पर ठीक है, करना तो है अगर दिया हुआ तो। देखो ये क्या है, कह रहा है, पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब समझ लो, पूरा का पूरा सीआरपीसी गया भाड़ में, देख रहे हो, पूरा का पूरा सीआरपीसी गया भाड़ में। मतलब ये सेक्शन सीआरपीसी को ओवररूल कर देगा, ऑब्वियस सी बात है ना, कर ही रहा है वो, तो यहाँ पर भी कर रहा था भाई, वो तो यहाँ पर भी कर रहा था। अभी हमने क्या देखा कि एमएम फर्स्ट क्लास को आप बोल रहे हो कि तू 2 साल से ज्यादा की सजा, 2 साल से कम की सजा देगा, टू और मोर के लिए तो ये है, तो 2 से कम की देगा, जबकि सीआरपीसी में तो इसकी 3 साल की पावर है। तो वैसे भी ये वाला प्रोविजन भी सीआरपीसी को तो ओवररूल कर ही रहा है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आई बेटा, कितने लोगों को इतनी बात समझ आई, बोलिए। यस सर, इतनी बात हमें क्लियर है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है ऑल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दी 435, ऑल ऑफेंसेस एक्सेप्ट 452, वही विद होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रॉन्गफुल विद होल्डिंग, सारे ऑफेंसेस जो 435 में दिए गए हैं, 435 में कौन से दिए गए हैं, या 2 साल या 2 साल से ज्यादा वाले, या 2 साल से कम वाले, 2 साल से कम वाले जो है उसके अंदर आपको एमएम फर्स्ट क्लास दिया गया है, जेएम फर्स्ट क्लास दिया गया, और जो आपके हैं 2 साल या उससे ज्यादा वाले, उसमें सेशन या असिस्टेंट सेशन जज दिया गया। It shall be triable only by the special court established for the area in which registered office of the company in relation to which the offence is committed, or where there are more than one special court for such area, by any one of them specified by the High Court। कि यही बात मैंने अभी आपको पीछे ही बता दी थी, यही बात पीछे बताई थी कि कंपनी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस रजिस्टर्ड ऑफिस की स्टेट में देखा जाएगा कौन सी स्पेशल कोर्ट है, और फिर उस स्पेशल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। अगर उसमें स्पेशल कोर्ट एक से ज्यादा है तो फिर जो हाई कोर्ट बोलेगा उस स्पेशल कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। समझ आई बेटा बात सबको, बोलिए। कहना ही से कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आपने पीछे ही बता दी थी डायग्राम में, राइट। ठीक है, अब इधर देखिए, अब पहले इस पे आते हैं, सबसेक्शन 1 हो गया, अब हम इस पे आते हैं पहले। When trying an offense under this act, a special court may also try an offense other than offense under this act, with which the accused may under CRPC may be charged at the same trial। देख रहे हो, अगर मान लो उसने, मतलब जो स्पेशल कोर्ट है, अब जो स्पेशल कोर्ट के पास मामला आ ही गया है, तो स्पेशल कोर्ट कंपनी लॉ वाला तो देख ही रही है, कंपनी लॉ वाला ऑफेंस तो देख ही रही है। तो अगर उसने कोई और ऑफेंस भी किया है जो सीआरपीसी में ऑफेंस है, उसको भी डील कर लेगी, इसके साथ साथ इसको भी देख लेगी। समझ आ गई बात सब, बोलिए। When trying the offense, special court may also try offense other than the offense under this act, that is with under सीआरपीसी। देख रहे हो, अगर सीआरपीसी में कोई है, मतलब उसी, जैसे होता है ना, एक एक्ट करते हो आप, लेकिन आप बड़े सारे लॉ वायलेट कर देते हो। ये बार बार मैं बोलता हूँ ना, आपने एक चीज गलत करी लेकिन लॉ बड़े सारे वायलेट कर दिए, तो कहता है अगर इस एक्शन से सीआरपीसी का कोई और लॉ वायलेट हुआ है तो आपका जॉइंट ट्रायल चलेगा, मतलब दोनों में, दोनों को एक साथ चलाया जाएगा। सिंपल है, बोलो जी, सिंपल है जी। Done? आगे कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सीआरपीसी, द स्पेशल कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ट्राई इन अ समरी वे, समरी वे में ट्राई करे कौन से ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस जो नॉट एक्सीडिंग 3 years। इसका मतलब यहाँ पर भी दो बातें बोल रहा है ये, कि भाई जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या करे, स्पेशल कोर्ट है वो क्या करे, उसके बाद दो ऑफेंसेस आ गए, एक लेस देन 3 years वाले,
एक एक लेस देन इक्वल टू 3 इयर्स वाले, एक मोर देन 3 इयर्स वाले। तो मोर देन 3 इयर्स वाले हैं, इसमें नो समरी ट्रायल, जबकि लेस देन इक्वल टू 3 इयर्स वाले हैं, इसमें समरी ट्रायल। राइट, क्लियर है ये बात सबको? बोलो जी। तो स्पेशल कोर्ट जो है, पहली यहां पर चीज क्या आ गई, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था जिस कंपनी ने ऑफेंस किया है उसका जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस स्टेट की जो सेशन कोर्ट है, वहां पर इसका ट्रायल चलाया जाए। राइट, ये तो ये वाली बात कह रहा था, सबसेक्शन 1 का क्लॉज है। फिर सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट है, वो कंपनी लॉ के अंदर जो ऑफेंस उसका चल रहा है उसके साथ साथ सीआरपीसी में भी चल रहा है, तो वही स्पेशल कोर्ट देख लेगी। और इधर से क्या कह रहा है, स्पेशल कोर्ट में अगर केस 3 साल से ज्यादा है तो समरी ट्रायल नहीं होगा, जल्दी जल्दी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अगर 3 साल से कम है तो समरी ट्रायल हो सकता, 3 साल से कम है तो समरी ट्रायल हो सकता है। आप सबने समरी ट्रायल में से सीआरपीसी में पढ़ा है, और वहां पर आपने एक चीज मेरे से जरूर पढ़ी है, अगर आपको याद होगा तो, वहां आपने मेरे से पढ़ा हुआ है समरी ट्रायल के अंदर कि भाई अगर समरी ट्रायल में एक बार आप चले जाते हो और आप गिल्टी पाए जाते हो तो भी आपको उतनी ज्यादा सजा नहीं मिलती जितनी आपको पहले मिलती। समरी ट्रायल में जाने के बाद आपकी सजा कम हो जाती है, चाहे आप गिल्टी क्यों ना पाए जाओ। याद आ रहा है? याद आ रहा है? राइट। अब देखिए इधर क्या कह रहा है, इधर देखिए, provided that in case of any conviction in summary trial no sentence for a term exceeding 1 year shall be passed। देख रहे हो, मतलब अगर समरी ट्रायल इसमें चल गया, समरी ट्रायल किस में चल सकता है, जिसमें सजा 3 साल या उससे कम है। मान लो आपने कोई ऑफेंस किया था जिसकी 2.5 साल सजा है, लेकिन वो समरी ट्रायल में चला गया, तो अब आपको मैक्सिमम 1 साल की ही सजा मिलेगी। याद है सीआरपीसी के अंदर क्या था, कौन से समरी ट्रायल होते हैं जिनमें 2 साल से या उससे कम की सजा है, लेकिन अगर समरी ट्रायल में गए तो 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं मिलेगी। क्या उसी पैरेलल ग्राउंड पे ये बनाया हुआ है? बोलिए हाँ या ना, बोलो बेटा। केसेस कौन से जाएंगे स्पेशल समरी ट्रायल में जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं है, 3 साल या उससे कम है। जाने का फायदा क्या है, गिल्टी हुए भी तो 1 साल से ज्यादा की सजा आपको नहीं सुनाई जाएगी। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ आती है। अब मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं, ऑनेस्टली, तो ये आपको पढ़ना नहीं चाहिए, और ये भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं 167 से। मैं आपको ना एक बार छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। 167 ऑफ सीआरपीसी जो है वो आपके कोर्स में है नहीं। 167 ऑफ सीआरपीसी आपको सीआरपीसी में भी नहीं पढ़ाया जाता। मैं बता देता हूँ, आपने कई बार वो सुना होगा, आपने सुना होगा कि भाई एक पुलिस वाले ने किसी को डिटेन कर लिया है तो 24 आवर्स में उसको कोर्ट में पेश करना होता है। सुना आप लोगों ने? 24 आवर्स में करना होता है। अब वो 24 आवर्स में कोर्ट में पेश करना होता है, लेकिन जिसके जज के पास करना है वो जज है ही नहीं, वो जज ही नहीं है, तो फिर किसी और जज के पास करना पड़ेगा। फिर जिस जज के पास गए, जिसके पास गए, क्योंकि मेन जज था नहीं, तो किसी और पैरेलल जज के पास गए, जिसके पास गए उसकी जुरिस्डिक्शन तो है नहीं। क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए वो जज ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए डिटेंशन का दे सकता है, जो रिमांड कह सकता है। उसको लगता है, जैसे मान लो किसी ने रेप किया, उसको पकड़ लिया, अब उसको पकड़ लिया तो उसको अगले दिन कोर्ट में भेज किया, जिस जज के पास जाना था वो है नहीं, दूसरे जज के पास गए, उसको अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहे तो इस बंदे जो रेप अक्यूज है इसको 15 दिन की रिमांड मतलब पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। और कभी कभी होता है कि मान लो वो वाला जज भी नहीं है, तो पुलिस वाला जो है वो जजेस है ही नहीं, तो मतलब जजेस ही नहीं है मान लो, तो कहता है फिर उस केस के अंदर ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाला 90 दिन के लिए अपनी कस्टडी में रख सकता है। और पुलिस वाला 90 दिन के लिए रख सकता है, वही 3 महीने वाली बात। इसको कनेक्ट करो, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ कि अगर जिसको आपने डिटेन किया, अगर आप उसका ऑफेंस प्रूव नहीं कर पाते 3 महीने तक, तो 3 महीने के बाद तो वैसे भी वो सेट फ्री हो जाता है। सुना आपने ये कभी? सुना हुआ आपने? राइट। तो ये ना वो वाली कहानियों को और डेप्थ में बयां करता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको पढ़ना नहीं चाहिए। देखो यहाँ कह रहा है, देखो मैं फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, देखो क्या कह रहा है, वेयर अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन अंडर कंपनीज एक्ट इज फॉरवर्डेड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन दिस, मतलब अंडर सेक्शन दिस मतलब उस मजिस्ट्रेट को नहीं जिसकी ओरिजिनल पावर है, किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को। समझ गए?
इज फॉरवर्डेड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस। इसका मतलब क्या है, नॉट टू द ओरिजिनल मजिस्ट्रेट, किसी और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। देन such magistrate may authorize the detention of a person in custody as it think fit for a period of not exceeding 15 days in whole, where such magistrate is a judicial magistrate, and 7 days अगर वो EM है तो। समझ गए? अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो वो 7 दिन की हिरासत बोल सकता है, अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वो 15 दिन की हिरासत बोल सकता है। लेकिन ये कौन सा है, ये वो ओरिजिनल वाला नहीं है, ये वो है जो 167 सबसेक्शन 2A के अंदर है, या 2 या 2A के अंदर है, मतलब ओरिजिनल वाला एब्सेंट था, उसकी जगह ये दूसरा मजिस्ट्रेट है। समझ आई बात? बोलो बोलो जी। एंड वेयर सच मजिस्ट्रेट, क्लियर है ना कि जो ओरिजिनल मजिस्ट्रेट था वो है नहीं, उसकी जगह आप दूसरे ईएम के पास चले गए या जेएम के पास चले गए। ईएम के पास चले गए, वो 7 डेज की कस्टडी डिक्लेयर कर सकता है, जेएम के पास चले गए वो 15 दिन की कस्टडी डिक्लेयर कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच मजिस्ट्रेट कंसीडर्स दैट डिटेंशन ऑफ सच पर्सन अपॉन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ डिटेंशन इज अननेसेसरी। यार इसको इतने दिन रखना अननेसेसरी है, मुझे नहीं लगता कि 7 दिन और 15 दिन रखना चाहिए। तो वो कह सकता है यार स्पेशल कोर्ट में ले जाओ, स्पेशल कोर्ट में ले जाओ। समझ आ रही है बात? मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ कि भाई आपने, अभी हमने एक बात पढ़ी थी ना नीचे, कि भाई अगर ये दोनों ऑफेंसेस है, कंपनी लॉ वाला ऑफेंस है, स्पेशल कोर्ट में जा रहे हैं तो इसको भी स्पेशल कोर्ट में कर देंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल पुलिस वाले को कंपनी लॉ के बारे में पता ही नहीं है, पुलिस वाले को लगता है ये सीआरपीसी का ऑफेंस है, वो सीआरपीसी का ऑफेंस है, वो ले जाता है कोर्ट में, जज होता नहीं है, वो दूसरे जज के पास ले जाता है। दूसरे जज को लगता है यार 15 दिन डिटेन करना या 7 दिन डिटेन करना गलत हो जाएगा, फिर वो उस पुलिस वाले को बोलेगा कि नहीं यार आप इसे स्पेशल कोर्ट में ले जाओ। नहीं यार, आप इसको खाली सीआरपीसी में मत रखो, कंपनी लॉ साथ में है। या तो वो 15 दिन के लिए 7 दिन के लिए बोल देगा, तब तक उसका जज वापस आ जाए, या वो क्या कर सकता है, या वो क्या करता है, मतलब ये पुलिस वाला सीआरपीसी के अंडर आपको ले गया यहाँ पे नॉर्मल कोर्ट में, नॉर्मल कोर्ट से आप कहाँ चले गए, नॉर्मल कोर्ट से आप कहाँ चले गए, मतलब नॉर्मल कोर्ट में लेके गया, जज नहीं था, आप दूसरे जज के पास चले गए। अब ये दूसरा जज है तो 7 दिन के लिए अंदर डालेगा अगर ईएम है, अगर ये जेएम है तो 15 दिन के लिए अंदर डालेगा, और अगर उसको लगता है डालना गलत है तो वो पुलिस वाले को बोलेगा यार इसको ना स्पेशल कोर्ट में ले जाओ। समझ आई कहानी? समझ आई कहानी? बोलो। सीआरपीसी की देखो, पुलिस वाला है, पुलिस वाले को सीआरपीसी बता है, सीआरपीसी के अंदर कोर्ट में ले गया, जज था नहीं, दूसरे जज में ले गया, दूसरा जज एएम है 7 दिन की कस्टडी दे सकता है, जेएम है 15 दिन की, उसे लगता है कस्टडी देना अननेसेसरी है, जायज नहीं है, तो बोल सकता है नहीं यार इसको स्पेशल कोर्ट। द स्पेशल कोर्ट में एक्सरसाइज इन रिलेशन टू द पर्सन फॉरवर्डेड, जो पर्सन आया उसके पास, अब उसको वो ट्रीट करेगी, क्या करेंगी, क्या करेंगे, कहता है द सेम पावर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, कहता है स्पेशल कोर्ट वैसी ही पावर चलाएंगे, वैसी ही पावर चलाएंगे जैसे उनको 167 में दी गई है। इसका मतलब वही, ये स्पेशल कोर्ट जो है, क्योंकि इनके पास बाद में केस आ रहा है, स्पेशल कोर्ट के बाद बाद में केस आ रहा है, तो स्पेशल कोर्ट वैसे ट्रीट करेगा जैसे ये ओरिजिनल केस उनका है ही नहीं। स्पेशल कोर्ट वैसे केस करेगा कि ओरिजिनल उनका केस है ही नहीं। स्पेशल कोर्ट में एक्सरसाइज इन रिलेशन टू द पर्सन फॉरवर्डेड द सेम पावर व्हिच ही इज ट्राइबल अंडर सेक्शन 167। देख रहे हो? तो स्पेशल कोर्ट देखो, अगर 24 घंटे में पुलिस आपको पेश नहीं करती है जज के सामने, तो उस केस में जज की जो पावर था वो चेंज, मतलब जज जो है उसकी पावर्स लिमिटेशन थोड़ी बढ़ जाती है, पावर्स कम हो जाती है, क्योंकि पुलिस की गलती है 24 घंटे में पेश नहीं किया। जब इस केस में पहले पुलिस लेके गई दूसरे कोर्ट में, फिर वो था नहीं जज दूसरे कोर्ट में, फिर उसने बोला कि अच्छा यार एक काम करो तुम स्पेशल कोर्ट में ले जाओ, क्या इन सब में 24 घंटे एक्सपायर नहीं हो जाएंगे? सोचो, क्या इन सब में 24 घंटे एक्सपायर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे एक्सपायर हो गए तो वो वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे 24 घंटे में उसके पास आए ही नहीं। देखो वो वैसे ही ट्रीट करेगा 167 में, व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। तो अब इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, एक कंपनी है जनकपुरी में, जनकपुरी एक जगह है दिल्ली में, मेरे घर के पास, जनकपुरी में एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर ने हाहाकार मचा दिया, ऑफेंस कर दिया, पुलिस आई, पुलिस ने उठा के उसको अगले दिन द्वारका कोर्ट लेके गई। द्वारका कोर्ट में जब पुलिस लेके गई, पुलिस को लगा ठीक है जी द्वारका कोर्ट लेके चलते हैं, द्वारका कोर्ट में वो वाला जज था नहीं, दूसरी जगह पर ले, मतलब दूसरे जज के पास ले गई। दूसरे जज को लगा कि यार इसने तो बड़ा गलत काम किया, इसको 7 दिन के लिए डालो, या उनको लगा नहीं यार 7 दिन के लिए मत डालो, इतना कोई बड़ा इसने ऑफेंस किया नहीं है, एक काम करो ना, हमारे दिल्ली में जो स्पेशल कोर्ट है वो तो 30,000 ही है, तो इसको ना 30,000 ही ले लो। तो आप समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पुलिस वाले जनकपुरी पुलिस स्टेशन के पास कंप्लेंट आती है, जनकपुरी पुलिस स्टेशन के बाद एफआईआर आती है, वो अरेस्ट करती है बंदे को,
अरेस्ट करके कहाँ भेजते हैं? द्वारका में। द्वारका में वो वाला जज है नहीं, दूसरे जज के पास भेजती है। दूसरे जज को लगता है कि नहीं यार इसको डिटेन करना ठीक नहीं है, वो पुलिस को बोल देती है कि आप एक काम करो, आप इसको, हमारे तो दिल्ली में एक ही स्पेशल कोर्ट है 30,000 वाली, तो आप प्लीज इसमें कंपनी लॉ भी इन्वॉल्व है, आप इसको 30,000 में ले जाओ। और 30,000 का जो स्पेशल कोर्ट होगा, जिसको स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उस स्पेशल, उसके बाद एज स्पेशल कोर्ट मैटर आ रहा है और आज 24 घंटे के बाद रहा है, तो वो उसको वैसे डील करेगा जैसे 167 में 24 घंटे से लेट जो मैटर आता है उसको डील करते हैं, वैसे ही स्पेशल कोर्ट उसको डील करेगी। समझ आ गई कहानी सबको? क्लियर है? मैं बोलते बोलते कि मत करो, नहीं कराता, नहीं कराता, रहने दो, कर करके करा ही दिया। सॉरी, तो सोच रहा था रहने दो, नहीं कराता, नहीं रिक्वायर्ड है, क्रॉस मार मार के भी करा दिया। मेरी हरकत, अपनी हरकतों से बाद आऊंगा ही नहीं। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं। Provided further that when the commencement of in course of a summary trial, summary trial में it appears to the special court that the nature of case is such that sentence of imprisonment for a period exceeding 1 year may have to be passed. अभी कहता है समरी ट्रायल में 1 साल से ऊपर की सजा नहीं होगी, लेकिन कहता है अगर जज को लग रहा है 1 साल से ऊपर की तो होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। देखो, provided further when the at the commencement of summary trial it appears to the special court that nature of case ऐसा है कि भाई इसको sentence of imprisonment exceeding 1 year ही होना चाहिए, may have to be passed, or that is it is for any other reason undesirable कि इसको समरी में करना ही नहीं है, तो कहना ही से कि इसको दोबारा उसी में भेज देंगे, इसको दोबारा नॉर्मल केस में डाल देंगे। तो आपको पता ही है, ये तो पता ही है ना कि समरी ट्रायल में आने के बाद अगर लगता है कि नहीं भाई ये तो गंदा केस है, ये तो 1 साल से ऊपर की सजा बनती है या समरी समैरली हो ही नहीं सकता है, तो इसको वापस भेज दिया जाएगा। और अगर वापस भेज दिया तो फिर इसमें दोबारा वही 3 साल वाली गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी। समझ आई कहानी सबको? बोलो जी, समझ आई कहानी सबको? यस सर। कृपया करके अब इसी बुक में से ये 435 और ये 436 यहाँ तक पूरा रीड कर लीजिए, पूरा रीड करो आराम से।
डन तो डी लिख दीजिए, रीडिंग तो आर लिख दीजिए। टेक योर टाइम। हो गया जी? एनी डाउट टू एनीवन? किसी को भी कोई डाउट? नो डाउट। मुझे बताइए क्या लगता है, ऑनेस्टली बताना। मुझे लगता है कि जब मैंने स्पेशल कोड पढ़ाया, तब मैंने ये दोनों सेक्शंस नहीं पढ़ाए इंटेंशनली कि मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा। और क्या वाकई में सही बात है कि अगर सीआरपीसी पढ़ाए बिना पढ़ाओ तो ये समझ नहीं आएंगे? सोचो, अगर सीआरपीसी से पहले स्पेशल कोड के अंदर लास्ट में मैं डाल दूं, समझ आएंगे नहीं। तो मेरा जो मतलब सोचना था वो सही रहा। अब देखिए क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ कोड टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोड। Section 438 of Companies Act provides that save as otherwise provided in the act, मतलब except as provided in the act. The provision मतलब अगर कहीं और अलग लिखा है तो बात अलग है, अगर except as provided in the act, the provision of CRPC shall apply to the proceeding before special court, and the purposes of the said provision, the special court shall be deemed as a court of session or metropolitan magistrate of first class, as the case may be, and the person conducting a prosecution before a special court shall be deemed to be public prosecutor. मतलब इन शॉर्ट ये कह रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट है उसको आप एक तरीके से सेशन कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरह ही ट्रीट करें। सेशन कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरह ही ट्रीट करें। हम कहता है उनके सामने जो भी मतलब एक तरफ कंपनी होगी, एक तरफ विक्टिम्स होंगे, तो विक्टिम्स को जो भी रिप्रेजेंट करेगा वो वैसे ही माना जाएगा जैसे नॉर्मल सीआरपीसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ट्रीट किया जाता है। तो सेव एज अदर प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, मतलब अगर कहीं और लॉ में कुछ और लिखा हुआ है कॉन्ट्राडिक्टरी, तो फिर बात अलग है। जैसे वहां पर कह रहा था, ये वहां पर सीआरपीसी में के समरी ट्रायल में 2 साल वाले केसेस आते हैं, यहाँ है 3 साल वाले केसेस आते हैं। वहां पर है सीआरपीसी में के जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल की सजा दे सकता है, यहाँ है 2 साल से कम की सजा देगा, राइट? यही है ना, 2 साल से कम की।
तो जहां कॉन्ट्राडिक्शन है वहां तो ऑब्वियसली बात है कंपनीज एक्ट ही चलेगा, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ ना कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो इससे पता चल रहा है कि सेक्शन 430 और 436 इसको ओवररूल कर देंगे सीआरपीसी को अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुई। लेकिन कहता है एज लॉन्ग एज देयर इज नो कॉन्फ्रंटेशन, नो कॉन्ट्राडिक्शन, तो फिर कहता है अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं किसी चीज पे, तो फिर तो कहता है वहां पर सीआरपीसी के प्रोविजन से यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। एम आई क्लियर बेटा? क्लियर है ना? कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो ये उसको ओवररूल कर देगा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर इज नो कॉन्फ्रंटेशन सीआरपीसी के प्रोविजन यहाँ फॉलो किए जाएंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई? कितने लोगों को बात क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है।